हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर के बारे में जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में अपलोड किया गया था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसका पार्ट 2 जो है वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, यानी प्रिंसली स्टेट्स और उनकी इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट प्रिंसली स्टेट्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रिंसली स्टेट्स थे क्या। तो चलिए पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रिंसली स्टेट्स एक्चुअली में थे क्या, किस स्टेट को हम प्रिंसली स्टेट्स कह रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब कॉलोनाइज थे, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे। तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल कुछ स्टेट्स के ऊपर था और कुछ स्टेट्स के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो वो जो स्टेट्स जिनके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल था उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया। और इनडायरेक्ट रूल क्यों था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये ब्रिटिशर्स का क्राउन थे। जो क्राउन होता है उसको उन्होंने इतनी फ्रीडम दी थी कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली उनको पैरामाउंटेंसी या सुजरेनिटी, दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होगा। यानी ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी तो उनको माननी होगी कि ब्रिटिशर्स सुप्रीम हैं और वो ही उन्हें गवर्न करेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड उनको कुछ फ्रीडम्स जो हैं वो दी गई इन कंपैरिजन टू उन स्टेट्स के जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड थे बाय द ब्रिटिशर्स। ये फर्क था प्रिंसली स्टेट्स और बाकी स्टेट्स में। अब प्रिंसली स्टेट्स में ऐसी क्या खास बात थी जो इन्हें बहुत स्पेशल बनाती है और इनके लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है, या फिर चैप्टर में भी इनको बहुत खास जगह दी गई है। खास बात ये थी कि जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इन प्रिंसली स्टेट्स को, क्योंकि ये ब्रिटिश क्राउन थे, तो इनको ये एक चॉइस दी गई कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए। इनके ऊपर कोई हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी वाला जो फंडा है जो बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में चला था वो इन पर नहीं लगाया गया। इनको क्लियरली कहा गया कि या आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को, या अगर आप चाहो तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो इंडिपेंडेंट रहने की भी जो चॉइस है वो इन प्रिंसली स्टेट्स को दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्रिटिश क्राउन का पार्ट थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जब इनको ये चॉइस मिली। प्रॉब्लम थी आने वाली इंडियन गवर्नमेंट की, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया जो रूल हो रहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उसके बीच की जो गवर्नमेंट थी, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनको कन्विंस करके इंडिया में ज्वाइन करवाना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि एक प्रॉब्लम थी इनको वापस इंडिया में ज्वाइन करवाना? क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो पार्ट्स थे, जैसे कि त्रिवेंकोर, हैदराबाद, ये जो है ये इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। और इंडिपेंडेंट रहने का मतलब ये है कि जो इंडियन मैप आप अभी देख रहे हैं उसके भी फर्दर डिविजन्स होना, उसमें भी सेपरेटिज्म होके अलग अलग कंट्रीज फॉर्म होना। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए हैदराबाद आज एक सेपरेट कंट्री होता अपने आप में। ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन में कैसे हम चला सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री? अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे जब हमारी ही बाउंड्री के बिल्कुल चिपका हुआ या हमारी बाउंड्री के अंदर एक अलग कंट्री एग्जिस्ट करेगी? तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसको आई, क्योंकि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी सेफ्टी, अपनी बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सब इंडिया को ज्वाइन करें। और इनको ज्वाइन करवाना भी जो है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। ऐसा क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया का पार्ट बन गए। आउट ऑफ 545 आई थिंक नियर अबाउट 525-15 जो है वो बड़े आराम से इंडिया को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये ड्यूटी दी गई कि वो इन स्टेट्स के जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, उनको कन्विंस करें।
क्योंकि अगर ये स्टेट्स हमारे हाथ से निकल जाते तो बहुत ज़्यादा हमारे बॉर्डर पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस हो जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि किंग्स का जो रूल होता है वो मोनार्की वाला रूल होता है, डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता। तो अगर किंग्स ही रूल कर रहे होते हमारी बाउंड्री पे, हमारे आसपास के स्टेट्स में जो सेपरेट कंट्रीज बनती, तो डेफिनेटली एक नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो है वो हमारे आसपास बढ़ता ही जाता, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री में मेंटेन करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इनको अपने साथ मर्ज करने का, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि एक रिटन एग्रीमेंट था वो साइन करके उनको इंडिया में मर्ज करना। हमने देखा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी था इन सब कंट्रीज़ को, इन सब स्टेट्स को सेपरेट कंट्री ना बनाकर अपने ही साथ मर्ज करना। इन सब स्टेट्स को मर्ज करने के लिए एक बहुत ही पर्टिकुलर अप्रोच जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो की, वो थी ऑटोनॉमी देने की अप्रोच। इंडियन गवर्नमेंट पूरे तरीके से तैयार थी कि कोई भी स्पेशल पर्क्स, कोई भी स्पेशल बेनिफिट्स अगर इन प्रिंसली स्टेट्स को देने पड़े तो हम दे देंगे, बट दे शुड कम एंड ज्वाइन इंडिया। पूरे तरीके से, ताकि इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, कंसोलिडेशन रहे, टेरिटोरियल यूनिटी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया को ज्वाइन करें, हम ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार थे। और बहुत सारे स्टेट्स इसमें से, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन वो देख रहे थे कि पाकिस्तान तब भी कितना पॉवर्टी रिडन था और इंडिया तब भी कितना डेवलप था, उस कंडीशन में भी बेटर देन पाकिस्तान, तो बहुत सारे स्टेट्स तो अपने आप में ही पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, और इंडिपेंडेंट रहने से भी उनको इंडिया को ज्वाइन करना ही बेटर लगा। कुछ तो ऑलरेडी रेडी थे और कुछ जो नहीं थे उनके लिए एक बहुत बड़ा तरीका ऑलरेडी अपना लिया गया था, और वो था ऑटोनॉमी को प्रोवाइड करने, यानी कुछ स्पेशल स्टेटस देके, कोई लालच दे करके उनको बेसिकली अपने साथ मिक्स करना। अब हम कुछ स्टेट्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स को हमने अपने साथ अपने इंडिया में मर्ज करने की कोशिश की। ये कुछ स्टेट्स हैं: मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का इस चैप्टर में कोई मेंशन नहीं है, बट आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये इंटीग्रेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, मैंने इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है, तो आप इसको भी एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर में लिख सकते हैं, जो आपके आंसर को स्टैंड आउट करेगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले जूनागढ़ की। जूनागढ़ को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए एक ही पॉलिसी जो है वो यूज़ की गई, वो थी प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट एक कंडीशन होती है जिसमें वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि उनका वोट होता है बेसिकली, कि वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, वो किस स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं, किस कंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, या उनका जो डिसीजन है वो क्या है रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर पॉलिसी। तो प्लेबिसाइट जो है वो जूनागढ़ में कराया गया, और वहाँ के लोग जो हैं वो थैंक गॉड, थैंकफुली वो मान गए इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए। तो वहाँ का प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं रहा और जूनागढ़ हमारा पार्ट बन गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई वो मणिपुर में आई, वो तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी मणिपुर की। मणिपुर में 1948 में लोगों को ये कहा गया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाएंगे। इलेक्शंस जब हुए टू टेक दिस डिसीजन, तो कांग्रेस जो थी, जो स्टेट में कांग्रेस पार्टी थी, वो नेचुरली इंडिया की साइड जाना चाहती थी, बट जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। बट वहाँ के जो रूलर थे, जो किंग थे, बोध चंद्र सिंह, उन्होंने 1949 में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, और ज़बरदस्ती वहाँ के बहुत सारे लोग जो है, मेजॉरिटी जो है वो नहीं ज्वाइन करना चाहती थी इंडिया को, लेकिन क्योंकि मर्जर एग्रीमेंट साइन हो गया था तो फोर्सफुली मणिपुर को जो है वो इंटीग्रेट करवाया गया विद इंडिया, जिसके कुछ साइंस जो हैं वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं, उनके गुस्से के, उनके रिजेंटमेंट के। ये हम आज भी देख पाते हैं कि किस तरीके से उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, बट स्टिल जो है उनको इंडिया में मर्ज कराया गया, बिकॉज बोध चंद्र सिंह जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था विद नेहरू। अब हम बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद का भी केस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बेटर दैन जूनागढ़ और मणिपुर। हैदराबाद के जो रूलर थे उनको निज़ाम कहा जाता था।
रूलर को वहाँ पर उनकी जो पोस्ट होती है उसको निज़ाम के रूप से एड्रेस किया जाता है। सो वहाँ के जो निज़ाम थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और 1947 में उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था इंडिया के साथ कि भाई मैं स्टैंड स्टिल कंडीशन पे हूँ, मैं इंडिपेंडेंट स्टेटस में हूँ और मैं किसी भी वे में इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहता। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि हैदराबाद बिल्कुल हमारे सेंटर ऑफ द मैप में आता है और सोचिए उसको ही किसी और सेपरेट कंट्री के रूप में देखना एक बहुत बड़ा टर्मोइल वाली सिचुएशन थी हमारे लिए। लेकिन वहाँ पर इंटरनली ही कुछ ऐसा हो गया कि वो मर्ज हो गया इंडिया के साथ, थोड़ी सी चालाकी के साथ। कैसे? अब वहाँ पर जो पेजेंट्स थे वो निज़ाम से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके रूल से, क्योंकि उनको उनके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो वहाँ के पेजेंट्स और विमेन उन्होंने जो है एक तरह की मूवमेंट स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द निज़ाम। और निज़ाम ने भी देखा कि मेरे रूल के अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं। उसने क्या किया, उसने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो अपने ही सिटीजन्स के अगेंस्ट भेज दी। इमेजिन इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जो है वो वहां पर किया गया, जब पेजेंट्स और विमेन के अगेंस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनको रजाकार्स कहा गया, वो आकर के खड़े हो गए उनके अगेंस्ट। और उन्होंने भी बिल्कुल अनरूली तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, हॉस्टिलिटीज क्रिएट करनी शुरू कर दी, विमेन के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो और भी ज़्यादा एंगर से भर गई। और इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट ने उठा लिया और बीच में इंटरवीन कर दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो ज़बरदस्ती हैदराबाद से साइन करा लिया गया, क्योंकि लोग जो थे वो इंडिया को ज्वाइन करने के स्टेटस में आ चुके थे। इस तरीके से हमने हैदराबाद को भी अपना जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लिया। और वहाँ की बिरयानी तो हम आज भी नहीं मिस कर सकते। हैदराबाद तो हम कैसे भी नहीं दे सकते थे कहीं और। इसलिए हैदराबाद जो है वो हमारे साथ इंटीग्रेट हो गया। अब बात करेंगे हम हमारी सबसे सुंदर स्वर्ग जैसी जगह जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हैदराबाद से भी ज़्यादा। यहाँ के जो रूलर थे उनका नाम था हरी सिंह। उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, बिल्कुल हैदराबाद के रूलर की तरह। उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ना मैं इंडिया को ज्वाइन करूँगा और ना मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूँगा। और हम सब जानते हैं कि जैसे आज भी जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, वैसे उस टाइम तो और भी ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो प्रेजेंट थी जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम मे बी कश्मीर को उस प्रिंसिपल, पार्टीशन के प्रिंसिपल की तरह डिवाइड करते तो मे बी जो हमारा JNK है वो पाकिस्तान का पार्ट बनता, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। बट क्योंकि ये एक प्रिंसली स्टेट था और इसका डिवीजन उस तरीके से नहीं हुआ और उनको इंडिपेंडेंट चॉइस दी गई अपना डिसीजन लेने के लिए, इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया। बट हमारा वेरी फ्रेंडली नेबर जो पाकिस्तान है, उसने सोचा कि क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो ये तो मेरा हुआ, ये कैसे इंडिया का हो सकता है। 1948 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पे और हरी सिंह जी, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो भागे भागे आए नेहरू के पास कि आप हेल्प कीजिए, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। और नेहरू ने बहुत ही स्मार्टली जम्मू एंड कश्मीर को अपनी तरफ करने का सोचा और बोला कि देखिए आप तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हम दो कंट्रीज के वॉर के बीच में तो घुस नहीं सकते। तो आप ऐसा करो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे साथ साइन कर लो, तब आप हमारा पार्ट बन जाओगे, तो हम जरूर आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब हरी सिंह ने बोला कि भाई मैं तो एक हिंदू लीडर हूँ और पॉपुलेशन मुस्लिम है, मैं कैसे ये डिसीजन ले सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकता कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँ इंडिया को बिना अपनी पॉपुलेशन से राय करे या पूछे। तो नेहरू ने एक प्रॉमिस किया कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो हम जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे, यानी लोगों से पूछेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। और ये चीज़ मानी जाती है कि अगर उस टाइम प्लेबिसाइट हो जाता तो डेफिनेटली जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान को चुनती, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो POK फॉर्म हो चुका था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो नेहरू से जब प्लेबिसाइट की बात आई, जब ये बोला गया कि आपने तो प्लेबिसाइट का प्रॉमिस किया था, हम तो आपका पार्ट है ही नहीं,
तब नेहरू ने बोला कि अब कौन सा प्लेबिसाइट, अब तो उनको उनका पार्ट मिल गया और हमें हमारा पार्ट मिल गया, जिसकी वजह से नेहरू ने ये एक्सेप्टेंस भी दे दी कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है। और जब ये मुद्दा यूएन में गया तो वहां पर भी पीओके पे स्टैंप लग गई। सो इसीलिए हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अब पाकिस्तान का बन चुका है वो एक्चुअली तो हमारा ही पार्ट है, जिसको हमारे ही कुछ लीडर्स ने जो है गिव अप कर दिया टू पाकिस्तान। सो चलिए कमिंग बैक, ना हमने वो प्लेबिसाइट कराया और ना ये बैटल जो है सॉल्व हुई, और आज तक भी ये जो बैटल है इंटीग्रेशन की ये चल ही रही है कि ये हमारा पार्ट है या उनका पार्ट है। और बहुत ही ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन हुई क्योंकि ऑलमोस्ट हर वॉर, 1965 का वॉर, 48 का तो डेफिनेटली, उसके बाद 71 का वॉर, चाहे वो बांग्लादेश बनाने के लिए लड़ा गया हो, चाहे 1999 का कारगिल वॉर देख लीजिए, या फिर आप आज भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क कर रही हैं कहीं ना कहीं वो कश्मीर के ऊपर ही कर रही हैं। सो ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड इशू बन चुका है जिसपे इतने साल तक वॉर्स लड़े गए, इतनी सारी सिविलियन पॉपुलेशन को मारा गया। सो ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो आज भी अनसेटल्ड ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा और हम पीसफुल बॉर्डर के साथ पीसफुल नेशन में रह पाएंगे। सो चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, जो कि है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जब इतना सब कुछ हो रहा था आसपास तो हमें अपने स्टेट्स को, अपने मैप को सही से बनाना था, जगहों को उनका नाम देना था और अपने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था। तो इसके लिए हमने एक ही तरीका चुना, जो हमने कांग्रेस सेशन, जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, जिसके बारे में आप बहुत लोग जानते भी होंगे, वहां पर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को फॉर्म करना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उसे जो है 1953 में चुना गया एज द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग द स्टेट्स। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आंध्र प्रदेश की डिमांड जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे 1952 में आई थी, जिसके बाद जो वहाँ के लीडर थे श्रीरामुल्लू, वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे और उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ की वजह से बहुत सारा जो है अनरेस्ट फैल गया था विद इन आंध्र प्रदेश, और हमें 1952 में आंध्र प्रदेश को क्रिएट करना पड़ा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और क्योंकि अब एक स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हो गया था तो हमने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में, जिसने एक एक्ट पास किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। और फाइनली जो है 1956 में हमने लैंग्वेज प्रिंसिपल जो है वो चुना, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो है वो चुना एज द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग ऑल द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब हो, वो पंजाबी की वजह से पंजाब है, हरियाणा हरियाणवी की वजह से हरियाणा है, और हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी, तमिलनाडु को देख लीजिए, तमिलियन की वजह से है, वो तमिल लैंग्वेज की वजह से है। सो जितने भी, अभी तेलंगाना भी जो फॉर्म हुआ है, जितने भी स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पर जो हैं डिवाइड किए गए हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों पर हमने स्टेट्स को फॉर्म किया है। सो रीऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल के लिए लैंग्वेज को ही चुना गया। सो लैंग्वेज को चुन के हमने फाइनली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो फॉर्म किए। सो 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इंडियन बॉर्डर का पार्ट थे। तो हमने अब लैंग्वेज को चुना क्यों? क्योंकि एक तो पहले हमने देखा कि आंध्र प्रदेश जो है वो लैंग्वेज पे क्रिएट हो गया था, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और रिलीजन के बेसिस पे हमारी कंट्री में ऑलरेडी पार्टीशन हो गया था, तो हम रिलीजियस बेसिस पे तो बिल्कुल डिवीजन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि रिलीजन के बेसिस पे अगर हमने डिवाइड किया तो और कंट्री के टुकड़े होंगे। और लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है कि घाट घाट पे हमारे यहाँ पानी भी बदलता है और वाणी भी बदलती है। तो जब लैंग्वेज इतनी ज़्यादा चेंज होती है तो इसलिए हमने उसे लैंग्वेज को ही चुना, ताकि हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर सकें, यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है हमारी कंट्री की वो मेंटेन कर सकें। सो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसके रिटन नोट्स को भी देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो प्रिंस रूल करते थे और इनडायरेक्टली रूल थे अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इनको ऑप्शन दिया गया था कि या तो ये इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रह लें।
क्योंकि ये पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन का पार्ट थे। इन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था और इसीलिए इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था विद इन द इंडियन यूनियन। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंट्री के अंदर आई। सबसे पहले तो कई सारे लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जैसे कि त्रावणकोर एंड हैदराबाद, और इससे क्या होता, और ज़्यादा डिवीजन होता कंट्री का अमंग डिफरेंट कंट्रीज, डाइवर्सिटी और यूनिटी का लॉस होता, और नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो है वो भी बढ़ जाता विद इन द कंट्री, क्योंकि ये मोनार्क के बारे में, मोनार्क को ही डिस्क्राइब करने वाली स्टेट्स थी। नेक्स्ट अप्रोच क्या फॉलो की, सो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट की गई, जहां पर सरदार पटेल को जो है इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई ऑटोनॉमी देने के लिए। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनकी ऑलरेडी प्रेफरेंस थी टुवर्ड्स इंडिया, और इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। जूनागढ़ की बात करें तो वहाँ पर प्लेबिसाइट कराया गया ताकि वो इंडिया को ज्वाइन कर ले। मणिपुर के जो महाराजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने 1949 में ज्वाइन कर लिया आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी का प्रॉमिस, पब्लिक प्रेशर के अंडर इलेक्शंस, और कांग्रेस जो है वो ज्वाइन करना चाहती थी, बाकी पार्टीज नहीं करना चाहती थी। सो इसकी जो एंगर है वो आज भी महसूस की जा रही है। हैदराबाद की बात करें तो उसका जो रूलर था वो निज़ाम था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, इसलिए उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था इंडिया के साथ 1947 में। मूवमेंट थी अगेंस्ट द निज़ाम बाय पेजेंट्स एंड वुमेन। निज़ाम ने रजाकार्स भेज दिए थे, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिन्होंने बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं रखा अपने ऊपर और जो है एक्सप्लॉइट किया अपने ही सिटीजन्स को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और फाइनली एक्सेशन हो गया। जम्मू एंड कश्मीर का केस, हरी सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, पाकिस्तान ने अटैक किया था 1948 में। हरी सिंह ने अप्रोच किया इंडिया को, इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया, प्रॉमिस किया प्लेबिसाइट का। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर्म होने पे कोई प्लेबिसाइट नहीं कराया गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो बाउंड्रीज बनी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जो कि नागपुर सेशन में चूज किया गया था। आंध्र प्रदेश में सिरामुल्लू जो हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे, और क्योंकि वो फास्ट अंटिल डेथ पे बैठे थे और उनकी डेथ हो गई थी तो उससे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ। 1952 में जो है फाइनली ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना, जिसने एक्ट पास किया 1956 में। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुए। लैंग्वेज को क्यों चुना गया, ताकि सेपरेटिज्म को रोका जा सके, अलग ना हो जाए स्टेट्स हमसे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके क्योंकि आंध्र प्रदेश फॉर्म हो चुका था, यूनिटी मेंटेन रहे और डाइवर्सिटी को भी हम एकोमोडेट करें। वेलकम बैक गाइस, आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा, नोट्स भी आपको मिल गए हैं, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको ये समझा दिया है बिना आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा हो इस मेथड में, तो इसे लाइक कर दें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपनी क्वेरीज भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी एक आईडी आपको दिया गया है, वहां पर आप सेशंस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट जो है वो इस चैनल के साथ बना के रखिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सो मैं मिलूंगी आपको डे आफ्टर टुमारो। Till then, take care of yourself. God bless all. Thank you.